चलिए तो कोई दिक्कत आवा तो बताओ निशान वन में डाउट है प्लीज टू में डाउट है बोलो सब ये कि वन की आंसर में नहीं क्यों नहीं है आंसर नहीं ये वन ए एक कोई हेक्टो कैलकुलेशन शुरू आएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी तो नाइट्रोजन भी तो है ये हेक्टो साइक्लिक है हाइड्रोकार्बन नहीं या हाइड्रोकार्बन नहीं तो गिवन नंबर ऑफ पाइवन तो 3 है और नंबर ऑफ सिग्मा 1 में कितना 1 2 3 4 5 और 6 11 या रहेगा तो पी के साथ आर और डी है हाइड्रोकार्बन अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब होता है ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ओके गुड इवनिंग बेटा, मेरी आवाज आ रही है? देखो यार, अब मटेरियल के आपके पास आ जाए, इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं रखता पर आ जानी चाहिए, ठीक है? पेंटेनॉइड टिल टी कभी गलत पॉइंट टी एवरेज पावर टी के पेंटेनॉयल का 5 कार्बन पेंटेनॉयल ब्रोमाइड ये पेंटेनॉयल ब्रोमाइड फिर होता है फोर इधर 1 2 3 4 इथाइल 3 ब्रोमो अब इसमें कार्बन का चेन ही गलत सिलेक्शन किया हुआ एक का सिलेक्शन ये 6 कार्बन की होना चाहिए उसके बाद 5 6 होना चाहिए तो नाम होना चाहिए 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेनॉयल ब्रोमाइड इसका होना चाहिए बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, क्लास ले रहे पास में, थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। ये वाला सही बात है ये करेक्ट है स्टेटमेंट टू करेक्ट है स्टेटमेंट वन फॉल्स है आंसर दिया है ओके चलिए इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में कोई डाउट है इसका जो 3 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बोलो कोई डाउट नहीं आगे बताता हूं नहीं है ना एक से चार कोई परेशानी चलिए बताइए लाइन तक कोई डाउट क्वेश्चन नंबर चलिए 5 एंड 6 में कोई डाउट पहले ठीक है कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 5 का ए निशान क्या बोलते 5 का 2 का ए होगा मतलब क्या बोलो तो 5 का ए देखो इनकरेक्ट पूछा है गलत पूछा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 इधर आना चाहिए ये लॉन्ग है ओके नहीं बोल रहे 1 बेटा आपको कमेंट होस्ट पे करने हैं, मैं यहाँ पर ये लाके रखता हूँ, ठीक है? हम लोग पीरियोडिक टेबल के डिस्कशन पे यहाँ तक थे, ठीक है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड और ये सब कल आप बेटा जल्दी क्यों छोड़ के चले गए? अगर आपको होमवर्क सुनना है तो पूरे क्लास अटेंड किया करो ना, अगर आपके डाउट है या नहीं है। अगर डाउट भी नहीं है तो जब भी दूसरे लोगों के डाउट तो सुनना बनता है ना बेटा, नहीं? दूसरों के डाउट तो सुनना चाहिए ना अपने को, उससे फायदा होता है, ठीक है? अब थोड़ी नॉइस रिड्यूस हुई क्या? शुभम अग्रवाल मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि आप जल्दी क्यों चले गए थे? ठीक है, आवाज अब सही है, वेरी गुड, ठीक है? कुछ दिया ही नहीं था होमवर्क तो मैंने बोला था कि अभी कंप्लीट नहीं होगा, अभी पूरा करने के बाद देखते हैं, ठीक है? कर लीजिए ये टेबल याद। हाँ, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है? कल होमवर्क नहीं था, ठीक है?
अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे, हाँ वी गॉट डाउट, आज अपन थोड़ा सा डाउट सेशन ले लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे लेटिस एनर्जी। कार्बन सारे सेम प्लेन में, क्योंकि कार्बन सारे sp या sp2 से जुड़े हुए हैं, तो ये sp ये sp2 sp2 ठीक है, ये sp sp2 sp3 लेटिस एनर्जी, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझना इसे। ठीक है, लेटिस एनर्जी क्या लिखोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहला डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे इसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of lattice into their constituent gaseous atom, into their constituent gaseous ions। ठीक है, हाँ हाँ लेटिस 2 बार है, टी डबल 2 बार है। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखो कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लेटिस इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। यहां पर देखो कि सपोज मैंने NaCl का सॉलिड स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, लेटिस एनर्जी NaCl का आपका लेटिस एनर्जी डिफाइन, आपको जब NaCl का सॉलिड लोगे और उसमें लेटिस एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो NaCl को यूं बोल सकते हो कि NaCl के सॉलिड को, ठीक है, Na प्लस Na प्लस Cl माइनस गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए NaCl सॉलिड को Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाँ आप सीधा सा ये समझो कि लेटिस का अगर मीनिंग आपको नहीं पता है तो इसको यूं समझो, एक सॉलिड का एक कोई पार्ट, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ना, वो एक लेटिस की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये NaCl के मैंने NaCl के लिए डिफाइन किया है कि NaCl को अगर आप Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस आयंस में ले जाते हो तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो लेटिस ऑफ आयनिक क्रिस्टल, आयनिक कंपाउंड लिख लो। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, देखो लेटिस एनर्जी यू समझो, इसकी अगर मैं उल्टी डेफिनेशन दूं, ठीक है, अभी मैंने सीधी डेफिनेशन ये दी कि आप किसी सॉलिड को ब्रेक कर कर, सॉलिड ये मान लो ये सॉलिड है, इस सॉलिड को ब्रेक कर कर गैसियस आयंस में ले जा रहे हो, ठीक है, गैसियस आयंस में ले जा रहे हो तो उसे क्या बोल रहे हो आप? लेटिस एनर्जी बोल रहे हो। अगर उन्हीं गैसियस आयंस को आप कन्वर्ज करके अगर सॉलिड बनाते हो तो उसके टाइम क्या एनर्जी एक्सेप्ट होगी कि एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अगर वही गैसियस आयंस गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है। तो आप बोलोगे कि अगर वही सपोज कोई ए बी क्रिस्टल है और आपने ए प्लस प्लस बी माइनस गैसियस का मिला के आपने ए बी बनाया है, ए बी सॉलिड, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं क्या कि लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन द गैसियस आयंस आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट।
दे आर सॉलिड क्रिस्टल। वेपराइजेशन अलग पॉइंट है। वेपराइजेशन में आप सॉलिड से वेपर में एटम कन्वर्ट करते हैं, आप गैसियस आयंस में नहीं जाते। सब्लिमेशन अलग होता है। सब्लिमेशन में आप सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि वहां पर गैसियस एटम्स में जाते हैं। आप स्पेसिफिकली क्या कर रहे हो, यहां पर सॉलिड लेटिस को ब्रेक कर रहे हो और आप इसे गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो। आयंस वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, आयंस, ठीक है। ये दोनों अलग चीजें हैं, सब्लिमेशन और यहां पर गैसियस आयन। लेटिस यूं मान सकते हो कि लेटिस किसी सॉलिड को बोला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को इस तरीके से देखूं तो एग्जाम्पल और लो, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं तो बढ़िया से, ठीक है। ये देखो, अब इसमें मैं क्या करता हूं, हाँ, यहां पर ये चीज देखो कि आपके यहां पर हर चीज देखो कि सपोज आपका Cl माइनस है, ये Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अब मैं इसमें लिखता हूं, देखना, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और ये है आपका Na प्लस। समझे, ठीक है। अब यहां पर देखो कि अगर ये क्रिस्टल है, ये एक्चुअली सॉलिड स्टेट में आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ये इस तरीके से। मैंने स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाया, मैंने क्या किया, सिंपल सा तरीका यूज अडॉप्ट किया कि मैंने ये किया, ये क्यूब बनाया और क्यूब के कॉर्नर्स को मैंने एक पोजीशन दे दी, ठीक है, और बाकी इन मिडिल पॉइंट को अलग पोजीशन दे दी। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है, समझे, है ना। हाँ, दो Cl के बीच में Na प्लस, बहुत बढ़िया, ऐसे ही देखना है। तो आप देखिए, अगर इसको आप तोड़ते हो, इन Cl को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो Cl तो आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, चलो वो तो दूर जाना चाहिए, पर आप यहां पर देखो कि ये Cl है, ये 3 सोडियम के साथ अट्रैक्टेड है या नहीं, बताओ। 3 सोडियम के साथ अट्रैक्टेड है। इस वाले सोडियम का भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा, इसका भी फील हो रहा है, इसका भी फील हो रहा है, इसका फील हो रहा है, इसका फील हो रहा है, सबका फील हो रहा है इस वाले को। इन सब में आपस में अट्रैक्शन है। अगर इनको अपन गैसियस स्टेट में दूर ले जाएंगे, गैसियस आयंस में, तो जो इनके रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी। रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, पर याद पता है आपको कि अट्रैक्शन वाले एटम पास पास है, रिपल्शन वाले हमेशा दूर है, ठीक है।
तो आप इसको बोल सकते हो लेटिस इज द यूनिट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। आप बोल सकते हो लेटिस इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस that follow a particular pattern। मैंने बोला ना आपको इतना ही याद करना था। इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। लैटिस इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि समझो चुपचाप इतना सा कि लैटिस को सॉलिड तरह मान लो। एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाओगे ना तो और कबाड़ा होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि लैटिस को यूं समझो कि सॉलिड सब्सटेंस को आपको वेपराइज, मतलब वेपराइज नहीं, आपको उसके आयंस को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी उसे आप लैटिस एनर्जी बोलोगे। ठीक है, बस इतना समझो। अब यहां पर लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। लैटिस इज अ यूनिट अंटिल नहीं यूनिट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, फैक्टर लिखो यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप लिखोगे, लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आर को क्या लिखोगे, इंटर इंटर आयनिक डिस्टेंस। दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच का डिस्टेंस, ये आप बोलोगे आर। ठीक है, दूसरा चीज लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 डॉट Q2। ठीक है, लिखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 डॉट Q2। तो आप इवेंचुअली बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 डॉट Q2 डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये ठीक है क्या? ये लिखने लगा क्या, लिख लिया क्या आपने? ये चीज समझ में आई क्या? आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर कैटायन और एनायन के चार्ज ज्यादा होंगे तो उनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा? आपको ये समझ में आ रही है? मुझे ये बताओ, मुझे सिंपली ये बताओ, आप ज्यादा ये मत सोचो, पहले इनको लिख लो। मैं क्या करता हूँ कि जनरली लिखवा देता हूँ, याद करने के लिए बोलता हूँ, फिर समझाते हैं। अगर आप मैं बोलूं कि यहां पर Q1 आपका कैटायन पर चार्ज है, ठीक है, और Q2 आपका एनायन वाला चार्ज है, एनायनिक चार्ज। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कैटायन और एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या? अगर उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि लैटिस एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज करेगी। मुझे ये बताइए, अगर दोनों कैटायन और एनायन के चार्ज के बीच में, जो अपन कैटायन और एनायन का चार्ज है, अगर उसके बीच में आप देखो, अगर मैं यहां पर लूं, अगर ये एनायन है और ये कैटायन, अगर दोनों की अगर दोनों के बीच में ये देखो, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज करती है
जो आर डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच में इंक्रीज करती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? वेरी गुड, डिक्रीज करेगा। अगर ये आर इंक्रीज कर गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो रेडी क्या लेटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? लेटिस तो आराम से टूट जाएगा ना, सॉलिड तो आराम से टूट जाएगा। नहीं समझे? अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, अगर अट्रैक्शन कम तो लेटिस एनर्जी कम। तो यहां पर हम लोगों ने जो बोला कि अगर चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और रेडियस ज्यादा होगी तो लेटिस एनर्जी कम होगी। तो ये सही समझ में आया नहीं आया? आ गया ना समझ में? इसको याद रखो अब, ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? अब यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl लिया, तो यहां पर होगा Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है? तो यहां पर Q1 डॉट Q2 चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पर 1 डॉट 1 होगा, 1। बताइए अगर मैं MgO लू तो बताइए चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा? MgO में देखोगे, MgO में देखोगे तो आपका Mg2 प्लस एंड O2 माइनस एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज का प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 2 4, ठीक है? 2 इंटू 2 आपका 4। अच्छा मुझे ये बताइए अगर मैं यहां पर ये एग्जांपल ले लूं MgCl2 का, तो बताइए चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा केटायन और एनायन? बेटा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही उनके ऊपर बना हुआ चार्ज होता है, ठीक है? तो MgCl2 में आपको क्या करना है, Mg2 प्लस पे एक एक एनायन, एक केटायन पे 2 प्लस चार्ज है और एक एनायन पे 1 चार्ज, तो आपको करना है 2 इंटू 1, तो आपका Q1 डॉट Q2 हो जाता है 2 इंटू 1, तो ये होता है 2, ठीक है? आपको निकालना पड़ेगा, कैसे करके पता चलेगा? मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करवाना बताया ना, नहीं बताएगा, ठीक है? और यहां पर आर लिखोगे, आर है इंटर न्यूक्लियर, इंटर आयनिक डिस्टेंस या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर आयोनिक कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन डिस्टेंस, ठीक है? तो आर ए देखोगे साइज ऑफ एनायन और आर सी देखोगे आप साइज ऑफ कैटायन, ठीक है? हाँ यहां तो Cl2 है, पर आपको एक एनायन और एक कैटायन पे चार्ज होता है, 2 Cl क्यों मिला रहे? ठीक है? अब मुझे बताइए अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तो लेटिस एनर्जी क्या होगा बताओ? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो लेटिस एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर Q1 Q2 इंक्रीज कर रहा है और रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, Q1 Q2 भी इंक्रीज कर रहा है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लेटिस एनर्जी चार्ज के बेसिस पर डिसाइड होगा, तो लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। यहां पर लिखो चार्ज इज डोमिनेंट फैक्टर, क्या होगा? चार्ज एक डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है? डोमिनेंट मतलब ज्यादा, ठीक है? ज्यादा होगा, मतलब क्यू देखो
Q1 Q2 तो बढ़ा रहा है लेटिस एनर्जी को, आर रेडियस घटा रहा है। अब एक तरफ तो बढ़ रही है, एक तरफ घट रही है, तो डोमिनेंट कौन? जो डिसाइड कर रहा है फाइनली, जो बड़ा है, जिसकी वजह से ज्यादा चेंज आ रहा है, तो आप बोलोगे Q1 Q2 चार्ज की वजह से ज्यादा चेंज आ रहा है, तो आप बोलोगे चार्ज डिसाइड करेगा, मतलब चार्ज डोमिनेंट है। आप देखो यहाँ पर कि लेटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मतलब चार्ज का ज्यादा फैक्टर आ रहा है ना, नहीं समझे? अंजलि, अंजलि बेटा समझे ना? यही, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। मुझे लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। LIH, NaH, KH, इनमें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ। बताओ किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? रेडियस के बेसिस पर। वेरी गुड। हाइड्राइड आयन की रेडियस बराबर है, यहाँ पर लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस, यहाँ पर देखोगे तो आप देखते हो कि Li प्लस Na प्लस एंड के प्लस। अगर इनमें साइज देखी जाए तो साइज का होगा के प्लस देन Na प्लस देन Li प्लस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे बता देते हो कि अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो आपका लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है। LIF, Li2O, Li3N, बताइए लेटिस एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे? चार्ज के बेसिस पे बताएंगे। यहां पर होगा +1 और यहां पर होगा -1, यहां पर +1, यहां पर -2, यहां पर +1 और यहां पर -3। ठीक है, तो आप दोनों के चार्ज प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, वहां से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख के बताओगे कि चार प्रोडक्ट ज्यादा कहां है, यहां पर ज्यादा है, तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, चार्ज प्रोडक्ट ज्यादा है तो आप उसके बेसिस पे बता सकते हो कि वहां पर लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब बताओ। बताओ लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ लेटिस एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा बेटा, इंक्रीज काहे करेगा? मूर्खता काहे कर रहे हो आप? शिवरपित, इंक्रीज काहे करेगा? डिक्रीज कर रहा है ना ये तो, क्योंकि सोडियम सेम है। फ्लोरीन का देखो ना यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, साइज डिक्रीज करता जा रहा है तो आपका लेटिस एनर्जी इंक्रीज करता चला जाएगा बेटा। ठीक है, बताओ दोनों में लेटिस एनर्जी किसमें ज्यादा हो? बताओ लेटिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगी दोनों में? BeO की ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर +2 -1
+2 -2 है, तो चार्ज प्रोडक्ट आप देखते हो तो यहाँ पर Q1 Q2 ज्यादा है। ठीक है, यहां लिखो चार्ज प्रोडक्ट। ठीक है, कार्तिकेय गुप्ता फालतू के ये मत लाया करो कंसेप्ट, जो मैंने बताया उसके बेसिस पर देखो। कहां से पढ़ लिया आपने? डाउन द ग्रुप यूज द रेडियस एंड अक्रॉस द पीरियड यूज द चार्ज। मैंने जो बताया उस पर फोकस करो ना बेटा। मैं जो एग्जाम्पल करा रहा हूं वो करते चले जाओ यार, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। 3 चीजें पता होना चाहिए। चार्ज डिसाइड करता है चार्ज इंक्रीज लैटिस एनर्जी, रेडियस इंक्रीज लैटिस एनर्जी डिक्रीज। अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, रेडियस भी इंक्रीज कर रही है, तो आप चार्ज से डिसाइड करो। ठीक है बेटा, नहीं, चार्ज डोमिनेंट होगा, साइज से नहीं कर सकते। पहले चार्ज को लोगे आप, बताओ। बताओ किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं यहां पर? चार्ज प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। चार्ज प्रोडक्ट के बेसिस पर डिसाइड किया। मुझे ये बताओ, बताओ। अब है बेटा, वैसे नहीं होता है। नेट तो वैल्यू दोनों की मैग्नीट्यूड काउंट होता है यहाँ पर। आप खुद सोचो ना, नेगेटिव तो ये बताता है कि लेटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है। आपने मैथमेटिक्स वाला दिमाग तो यूज किया, केमिस्ट्री वाला भी तो यूज करो। लेटिस एनर्जी तो नेगेटिव ही होगी ना, हमेशा बाहर निकल रही होगी। बताओ, इंक्रीज करेगा क्यों? क्योंकि आपका चार्ज का प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर हम लोग इसके बाद देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, चार्ज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसलिए लेटिस एनर्जी इंक्रीज कर। वेरी गुड। ठीक है, अब अपन देखें हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? अगर आपने किसी गैसियस एनायन को लिया, लेट सपोज अपन Na+ को लेते हैं जो कि गैसियस स्टेट में, अगर वो गैसियस एनायन, सॉरी गैसियस केटायन, हम लोग यूं बोले कि कोई गैसियस आयन, चाहे एनायन हो चाहे केटायन, अगर वो गैसियस स्टेट से जाकर एक्वस सॉल्यूशन में जाकर सोल्यूबल हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, मतलब वो Na+ गैसियस से Na एक्वस हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज आपका हाइड्रेशन एनर्जी होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन हाइड्रेशन एनर्जी। जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज की थोड़ी डेफिनेशन लिखना। हाँ, यहां पर लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज it is the amount of released when
1 mole of gaseous ion is interacted with water. ठीक है, इसके कहने का मतलब है, सुनो, इसके कहने का मतलब है, इस चीज को समझना। सपोज आपने ये वाटर ले रखा है, वाटर से फिल्ड कंटेनर है, हाँ ठीक है, पर मोल डिफाइन करेंगे तो उसे 1 मोल ही मिलेगा। ठीक है, आप बेसिक समझो कि अब देखो कि आपका वाटर से फिल्ड कंटेनर है, ठीक है, आपने क्या किया, एक गैसियस आयन रखा, गैसियस स्टेट में है, वो गैसियस आयन, लेट सपोज हम लोग Na+ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये Na+ है गैसियस स्टेट में, और इसको आपने वाटर में डाला। अगर आप पर मोल डिफाइन कर रहे हो तो 1 मोल को डालोगे, ठीक है, पर एटम डिफाइन कर रहे हो तो 1 एटम की बात करोगे। पर मोल आपने इतने गैसियस आयन को वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा, इस चीज को समझना। जो Na+ है, समझना, जो Na+ है, मैंने कल आपको बताया था EOH के केस में, Na+ है और वाटर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है H2O। क्या मैं सही बोल रहा हूं, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि वाटर के स्ट्रक्चर में एक जगह डेल्टा पॉजिटिव आता है और एक जगह डेल्टा नेगेटिव? बताओ कहां पर डेल्टा पॉजिटिव आता है वाटर में, हाइड्रोजन के ऊपर या फिर ऑक्सीजन के ऊपर? अगर नहीं पता है वाटर का स्ट्रक्चर तो याद, ठीक है, आप देखते हो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज देखो बेटा कि अब आपका डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है। यूं समझो कि आपके पास ये है, ये चार्ज, इस तरीके से समझो, ये डेल्टा, मेरी वीडियो दिख रही है ना आपको? अब दिख रही है ना बड़ी वीडियो? अब जो मेरी फोटो है वो तो बड़ी दिख रही है ना, मेरी फोटो तो बड़ी दिख रही होगी ना, कि छोटी दिख रही है? छोटी है आपके लिए? अच्छा, अभी भी? अच्छा, मेरे लिए हो रहा है शायद ये। चलो, अब दिख रही है बड़ी? हाँ, अब देखो, अगर आपके पास ये है, इसमें समझो कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बताइए, और दूसरा स्ट्रक्चर है आपके पास ये वाला, ये वाला, इसमें समझ रहे हो ना, ये वाला है, इसमें ये समझो कि ये वाला पॉजिटिव एंड है, तीखा वाला तिकोना, और ये वाला नेगेटिव एंड है। तो अगर ये आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, या फिर इसको ऐसे समझो कि ये नेगेटिव एंड है, ठीक है, आप ये नेगेटिव एंड है। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसमें ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मुझे ये बताओ कि इसका इसका कौन सा एंड इसकी तरफ रहेगा? पॉजिटिव एंड, व्हाइट कलर वाला ना,
व्हाइट कलर वाला ऐसा रहेगा। अगर अकेले के अलावा कहीं सारे हैं तो वो आपस में ऐसे जम जाएंगे। अगर मान लो ये पॉजिटिव होता और ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव जम जाते। सही बात है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव जम जाते। नो, पॉजिटिव के साथ आपके नेगेटिव पॉइंट जम जाते। समझ रहे हो कहने का मतलब? पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट हुए ना बेटा। तो आप यहां पर ये देखो, यहां पर देखो सोडियम का क्या कलर है? ठीक है, यहां पर देखो आपके पास सोडियम प्लस है तो आपका जो वाटर का कौन सा पार्ट सोडियम प्लस की तरफ अट्रैक्टेड होगा? बताओ, वाटर का कौन सा वाला पार्ट सोडियम की तरफ अट्रैक्टेड होगा? ऑक्सीजन वाला कि हाइड्रोजन वाला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला क्यों अट्रैक्टेड होगा? क्योंकि वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव। तो आप ये बता सकते हो कि ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ये लगा दिया अपोजिट चार्ज। अब मुझे बताओ ऊपर वाले स्पेयर पर क्या हो गया? ठीक है, अच्छा अब ऊपर ये लगा दिया, अब क्या वापस दूर से भी ऐसा लग सकता है? क्या ये चीज समझ में आ रही है कि ऐसे स्पेयर बढ़ता चला जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगा? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये हो रहा है हाइड्रेशन। ये जो डैश डैश से बता रखा है इनको मैंने अट्रैक्शन बता रखा है। तो ये आपको क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है, Na का नहीं Na प्लस का हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो दो तरीके से। ठीक है, एक रेडियस ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। ठीक है, ऐसे कई सारी लेयर्स हो गई। क्या इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं? हाँ, हो तो सकते हैं। ठीक है, और इसको ही कहते हैं हाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन। ठीक है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ द सोडियम प्लस आयन। ठीक है, और जो ये स्पेयर की साइज होगी और इसको बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड स्पेयर। इसको हाइड्रेटेड स्पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रेटेड स्पेयर भी बोल सकते हैं।
ठीक है बेटा, ये अभिषेक हाउ मेनी लेयर्स, ऐसी बड़ी लिबर्टी हमारे पास होती नहीं है, हम लोग नहीं बात कर सकते बेटा लेयर्स के बारे में। हम लोग हाइड्रेटेड स्फीयर के रेडियस के बारे में बोल सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं हाइड्रेटेड स्फीयर साइज कैन बी डिफाइंड एज हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, हाइड्रेटेड स्फीयर की हाँ, हाइड्रेटेड स्फीयर कैन बी डिफाइंड एज हाइड्रेटेड रेडियस। Na+ion ही तो लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड स्फीयर, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ Na+ion। ठीक है, अब यही चीज अगर क्लोरीन माइनस के लिए करो, एनायन के लिए, क्या क्लोरीन माइनस के लिए भी हो सकता है ये वाली चीज? बताओ, क्या क्लोरीन माइनस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं? वेरी गुड। क्लोरीन माइनस के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखो हाइड्रोजन आ जाएगा अट्रैक्ट होने। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, वेरी गुड, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा और Cl के पास में प्योर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते, ये एक स्पेयर होगा और दूसरा स्पेयर यहां पर ऐसे होगा। ठीक है, यहां पे फिल कर सकते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ रहे हो? ठीक है, ये भी क्या है, हाइड्रेटेड स्फीयर। और जो ये हुआ उस फिनोमिना को अपन बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस। अब मुझे ये बताओ कि आपने देखो कि गैसियस क्लोरीन माइनस से हाइड्रेटेड क्लोरीन माइनस में क्या वो कौन ज्यादा स्टेबल है? आप बताओ, गैसियस क्लोरीन माइनस में और हाइड्रेटेड क्लोरीन माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है? हाइड्रेटेड क्लोरीन माइनस। तो ये बताओ, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो इस प्रोसेस में मतलब एनर्जी रिलीज होगी ना। हाँ, इसी प्रोसेस की एनर्जी रिलीज को अपन हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ो हाइड्रेशन एनर्जी की, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज इंटरेक्टेड विद वाटर। तो आप अब देख के बता सकते हो कि एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है। क्या आप समझ रहे हो? आप बता सकते हो कि क्यों एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि वहां पर उसको वो जो हाइड्रेटेड स्पेयर में अट्रैक्शन आ रहा है उस वजह से स्टेबिलिटी गेन हो रही है और उस वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर एक चीज लिख लो, extent of hydration is defined by the hydrated radius. The extent of hydration is defined by hydrated radius. ठीक है, अब यहां पर अपन लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी।
हाइड्रेशन एनर्जी वाटर में होगी, अगर जनरल कोई और दूसरा सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए सॉल्वेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग जनरली वाटर की बात कर रहे हैं यहां पर, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन करें। ठीक है, सौरभ सिंह घोष, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपने एक ही कमेंट को 50 बार यहाँ पे टाइप कर रखा है, अगर मैं आंसर नहीं कर रहा हूं तो वो आपका सवाल इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ठीक है, केयरफुल रहना, अभी होल्ड पे है। ठीक है, ठीक है, खुद से कर लो रेस के सॉल्यूशन क्या है। हाँ, रेस के सॉल्यूशन खुद में मेरे आंसर दे रखे ना, बना लो रेस के सॉल्यूशन, खुद से ट्राई करोगे, छापने में कहाँ मजा आता है। आप खुद सोचिए ना बेटा, ये आईआईटी एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना है कि आप छाप के याद करके चले जाओगे तो आपको सारा कुछ हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो मैंने आपसे बोल ही रखा है कि आप क्लास में कभी भी पूछ सकते हो। हाँ, ठीक है, प्रत्यक्ष भाना आपकी तरफ से गलती है बेटा, ये मेरी तरफ से आवाज सही आ रही है, बाकी लोगों को भी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना बाकी लोगों को। हाँ, तो अब यहां देखिए, अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी का देखो, ये इस बात पे डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयन। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी दूसरी बात पे डिपेंड करती है 1/रेडियस, R इक्वल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है, हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डायरेक्टली, अगर खुद सोचो, अगर एटम के ऊपर चार्ज आयन के ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो क्या वो मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ गया ना, अगर ज्यादा चार्ज है तो। अगर उसका साइज बड़ा है तो वो कम, अगर उसका साइज बड़ा है तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और उस वजह से कम को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं Q/R। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, Li प्लस सोडियम प्लस K प्लस Rb प्लस एंड सीजियम प्लस, क्या ये ऑर्डर सही है क्या हाइड्रेशन एनर्जी का? क्या ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर सही है क्या? बिकॉज ऑफ साइज। अच्छा ये बताओ, अगर आप देखोगे, मुझे बताओ, इसमें अपन हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें तो बताओ हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर कितना होगा? हाइड्रेटेड स्फीयर की साइज किसका ज्यादा ऑर्डर होगा? नहीं, जिसमें ज्यादा हाइड्रेशन उसी की ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस।
अगर यहां पर मैं ये पूछूं कि आपसे एलाई प्लस गैस, Na प्लस गैस, के प्लस गैस, आरबी प्लस गैस, सीजियम प्लस गैस, तो अगर मैं यहां पर साइज का ऑर्डर पूछूं तो आपका साइज होगा ये, क्योंकि यहां पर गैस लिखा हुआ है, यहां पर हाइड्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पर देखते हो कि आपका Na प्लस एक्वस और Mg2 प्लस एक्वस और Al3 प्लस एक्वस। अब बताओ यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? He मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी। इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? बताइए क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज चार्ज, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। बताओ साइज का ऑर्डर बताओ। एक्वस मीडियम में दोनों की साइज का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि आपको एक्वस मीडियम दे रखा है तो उनकी हाइड्रेटेड स्पेयर बढ़ जाती है। जो स्मॉलर, जिसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसकी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगी। तो बताइए F माइनस और I माइनस में किसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा? बताइए F माइनस और I माइनस में किसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा? F माइनस का। तो हाइड्रेटेड रेडियस ही उसकी साइज बन जाती है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर आपको साइज देखनी है तो F माइनस की साइज ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें उसकी साइज मतलब उसका हाइड्रेटेड रेडियस काउंट करें। ठीक है, अच्छा ये बताओ Li प्लस और Be2 प्लस, बताओ Li प्लस और Be2 प्लस, बताइए दोनों में किसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो? ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर लिख लो या फिर हाइड्रेशन एनर्जी का लिख लो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर आयनिक मोबिलिटी की बात करूं, आयनिक मोबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हाइड्रेटेड रेडियस कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगी तो बिगर स्पेयर होगा, हाइड्रेटेड स्पेयर ज्यादा बड़ा होगा तो उसको मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, मोबिलिटी मतलब मूव करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो अब बताइए, अब मुझे बताइए कि आयनिक मोबिलिटी अगर हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ेगा तो आयनिक मोबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो Li प्लस Na प्लस ठीक है, बताइए बताइए आपका आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बताओ। वेरी गुड। ये सोचो ना, आयनिक मोबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? साइज पे नहीं, हाइड्रेटेड रेडियस पे, हाइड्रेटेड साइज पे डिपेंड करती है। तो बताओ हाइड्रेटेड साइज किसकी ज्यादा है, हाइड्रेटेड रेडियस किसकी ज्यादा है? लिथियम प्लस की। अच्छा ये बताओ, आपने जब रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पढ़ा था, देखूंगा
रिड्यूसिंग पावर वाले नोट्स निकालो। वहां पर एक चीज लिखी थी आपने, रिड्यूसिंग पावर वाले नोट्स निकालो। बताओ, रिड्यूसिंग पावर वाले नोट्स निकालो। निकाले? हाँ, रिड्यूसिंग पावर वाले नोट्स बताए मैंने। वहां पर मैंने एक चीज लिख रखी थी, Li प्लस गैसियस, Na प्लस गैसियस, पोटेशियम गैसियस, रुबिडियम गैसियस और सीजियम गैसियस। ठीक है, वहां पे मैंने रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिखा था, तो वो लिखा था डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर। पर एक्वस मीडियम में मैंने एक बात बोली थी, एक्वस मीडियम में लिथियम प्लस की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। काहे? लिथियम प्लस की, लिथियम की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, लिथियम की, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में लिथियम प्लस बनाता है, जिसकी साइज बहुत छोटी है और उसका हाइड्रेशन बहुत बड़ा है। भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस तो सब कोई बना रहा है, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हर कोई अटैच कर रहा है, पर लिथियम क्या कर रहा है? लिथियम से लिथियम प्लस बना रहा है, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, वहां लिखवाया था मैंने, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और मैंने एक बात बोली भी थी, इस चीज को लेटर ऑन समझेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, यहां पर आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बताइए। बताओ, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ। यहां पर इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि F माइनस तो अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड हो रहा होगा, उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा। यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस R माइनस। ठीक है, ये बोल सकते हो कि F माइनस का साइज Cl माइनस का, Br माइनस का, I माइनस का आफ्टर हाइड्रेशन। आफ्टर हाइड्रेशन इनका साइज ये होगा। ठीक है, आफ्टर हाइड्रेशन, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी। ठीक है, तो आफ्टर हाइड्रेशन साइज जो होगा वो I माइनस तक छोटा होगा कंपेयर टू F माइनस, क्योंकि F माइनस का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बताओ, सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी उसकी होगी ना जो छोटा है, आसानी से पास कर सकता है, कोई इश्यू नहीं आएगा, तो आपका I माइनस की सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी। समझे? अगर मैं यहां पर बात करूं आयनिक मोबिलिटी की, बताओ, बताओ, यहां पर बेरिलियम 2 प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। बताओ, Li की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि Li प्लस और बेरिलियम 2 प्लस में किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? बेरिलियम 2 प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ,
हेयर या आयुष भुदोलिया ने बहुत बढ़िया बात बोली है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे हाइड्रेटेड स्फीयर की मोबिलिटी। अब भैया वो साथ में है तो साथ में ही मूव करेगा ना, नहीं समझे? आयनिक मोबिलिटी है, आयंस के सॉल्यूशन में मूव करने की कंफर्टेबल। आयंस कितना अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन में, आयनिक मोबिलिटी। हाँ ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, इसमें क्या करना, O1 O2 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, O1 O2 में जो बचे हुए सवाल है वो कंप्लीट कर लेना। अब जो भी डाउट है उसमें ये मुझे बताइए। जो डाउट है हैंड रेज करो। किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं नोट्स में एक चीज देता हूं आपको यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ एक। अभी रुको, डाउट वगैरह अभी लेते हैं, ठीक है? एक मिनट वेट करो। ठीक है, डाउट अभी लेते हैं, पहले एक चीज लिखा देता हूँ आपको, इस चीज को याद करके आना, ठीक है? इसको आप अपने साथ लिखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। पहला आएगा ईस्ट ऑफ फॉर्मेशन, लिखो। ये नोट्स है, इसको कल अपन देखेंगे, अभी आप लिख लो इसे और इसे याद करके आना। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी change for formation of 1 mole of ionic compounds from their respective element which exist in standard state। ठीक है, लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required to break bond and convert molecule into individual gaseous atoms। और इसको लिख सकते हैं इन सिंपल टर्म, the amount of energy required to break the bond।
ठीक है। यहां पर एक चीज लिखिए, हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिख इंडिकेट करेंगे अपन डेल्टा एस सॉल्यूशन। यहां लिख सकते हैं इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole of ionic compound completely dissolved in solution। जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो वाटर का होता है, ठीक है। लिखो इसे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन लिखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेटा अभी नोट करो, अभी डाउट क्लियर पे आएंगे अपन, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस atom from their respective elemental states, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर P4 ले रहे हो और 4P तक कन्वर्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर P4 से 4P कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर 1/4 ऑफ नेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। इसको रहने दो, बट डेफिनेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको, ये चीजें अपने को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी होती है, ठीक है, बट अपन यहाँ पर इस चीज को यूज करते हैं बोन-एवर साइकिल में, जो कि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोग बोन-एवर साइकिल देखने वाले हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये चीजें यूज करेंगे। सब्लिमेशन की एंथैल्पी तो पता है आपको, कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस, ठीक है, ये डेल्टा एस सब्लिमेशन का, ठीक है। ये चीजें मैं आपके नोट्स के साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां पर आपको ध्यान रखना। अब जिस चीज का डाउट है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ उमा बेटा बताइए। सर बोल रहे थे कि आयोनिक मोबिलिटी जो है वो सिर्फ सर एक्वस में ही रहेंगे। आयंस की मोबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन में हो सकती है बेटा, ठीक है। हाँ मतलब सर वो सॉलिड में तो नहीं होगा, क्योंकि सर वो सॉलिड में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात, हाइड्रोजन के बाद मोबिलिटी होता है। ओके सर, यही था, ठीक है। मिनल सोनी बताइए बेटा क्या डाउट है। सर मेरा डाउट ओवन में है, शीट से रिलेटेड डाउट है। आप पूछिए बेटा। सर ओवन में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, the outermost electronic configuration of the most electronegative element among the following is। बताइए बेटा कौन सा होगा, पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप का है बताइए। सर पहला वाला जो है, जो सर सही बोले, सही 15th ग्रुप का है। बी वाला कौन से ग्रुप का है। तो बी एंड 2 तो 16th ग्रुप का। ओके, सी वाला तो 17th। डी वाला 18th। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, 16th ग्रुप की, 15 ग्रुप की, 14 ग्रुप की, मतलब 15, 16, 17 किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 17 ग्रुप की, क्योंकि वहां पर एक फ्लोरीन आता है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है।
पर सर इसमें 18 ग्रुप्स भी तो है। तो 18 ग्रुप के लिए क्या हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करते हैं क्या? नो सर। नहीं करते ना, क्योंकि वो नोबल गैसेस है। यस सर। हो गया क्लियर? एंड सर यस तो और है तो बोलिए। सर। O2 में 5 and 7। O2 सर। फिफ्थ वाला ये वाला ना, कंसिडरिंग द फॉलोइंग आयनाइजेशन स्टेप्स। ऐसा। हाँ, ए से ए प्लस गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ए से A2 प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो बताओ इसमें क्या होगा? क्या डाउट आ रहा है बेटा इसमें? सर इसमें क्वेश्चन, सर इसमें आंसर दे रखे हैं A, B and D, पर सर D आंसर क्यों होगा? सर मतलब कि जो A से A प्लस बन रहा है उसमें जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, पर A से जब डायरेक्टली A2 प्लस बन रहा है तो 250 का है, तो A प्लस से A2 प्लस बनने में जो डिफरेंस आएगा वो 150 का होना चाहिए ना। बेटा एक बार दोबारा आंसर चेक करो इसका। सर एक और बार मैं देखती हूँ। सर डायग्राम बना के करेंगे तो हो जाएगा। क्या? फिर क्वेश्चन डायग्राम बना के करेंगे तो हो जाएगा सर। नहीं, डी वाला तो तब भी करेक्ट है ना, इनकरेक्ट है ना? यस सर ABCE लिखा है, ABC लिखा है ना, डी थोड़ा ना लिखा होगा। तो गलती हो गई थी। ठीक है, Yes, इसके sir. बाद इसके बाद बताइए। The 7th. Among the following statement, which is correct? Electronegativity of the sulfur is greater than that of oxygen. क्या सही में ऐसा Yes होता sir, है? correct है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से sir. ज्यादा होती No, no sir, no sir. Decrease ठीक है। करती है वो। है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन द सल्फर। Yes sir, true है तो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव। सर इसी में कंफ्यूजन हो रहा है सर, मोस्ट नेगेटिव से मतलब क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। नो सर, क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की होती है, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना बेटा? यस सर। तो मोस्टली नेगेटिव का मतलब कैसे आया? मोस्ट नेगेटिव मतलब -370, -320, -400, -200। मोस्ट नेगेटिव मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में। यस समझे? सर। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी तो रिलीज मतलब कर रहा है। हमें ये देखना है कि मोस्ट वैल्यू किसकी है, नेगेटिव बस। हो या पॉजिटिव, कोई भी हो। नहीं नहीं, मोस्ट नेगेटिव ही देखनी है कि दोनों में नेगेटिव होनी चाहिए। यस सर। समझ में आया पक्का? और सर S1 में। यस सर। S1 में बताइए। The second question. सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ एसिडिक कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। बताइए कौन कौन से एसिडिक होंगे? क्या CSOH एसिडिक होगा? सर इसी में ये पूछना था, जैसे CSOH तो हमें पता है कि ये बेसिक होगा, ठीक है। बट जैसे और दे रखे हैं, जैसे SO2 दे रखा है, तो इसकी हम SO2 में कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? सल्फर की ये कंपाउंड इस तरीके से होंगे बेटा, जो आपको दे रखा है ना, CSOH, C डबल बॉन्ड O, OH OH, H2CO3, H डबल बॉन्ड O, OH OH, H2SO4, SROH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, BrOH, HOBr, ठीक है, NaOH, HNO3, लास्ट वाला दिख रहा है? यस सर। हेलो तो सर। सर इसमें हम ये कह सर सकते हैं सर ये जो वाला क्वेश्चन एलिमेंट्स तो हैं। नॉन मेटेलिक, सर ये वाला क्वेश्चन तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने से एसिडिक मतलब कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जो नॉन मेटल्स नॉन होंगे वो मेटेलिक। एसिडिक, वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड शो करते हैं, ठीक हाँ है। सर जो तो मेटालिक होंगे उससे हो जाता है, हो रहा है ना यस उससे? सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद बताइए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6।
बताइए। हाँ, साइज ऑफ H माइनस इज स्मॉलर देन द हाउ मेनी एलिमेंट अमंग दीज। बताइए किससे स्मॉलर होती है? तो H माइनस तो हीलियम को डिनोट करेगा। हीलियम नहीं, हीलियम तो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना हीलियम तो। क्या आपको पता है H माइनस का साइज? मैंने बताया था आपको कहीं पे, सबसे ज्यादा होता है। I माइनस से जस्ट छोटा होता है, ये बताया था मैंने। तो H माइनस। हाँ बताया था ना मैंने। यस सर बताया। क्या बताया था मैंने ऑर्डर? सर में सर हाँ, इंडियम के पहले आता बस। किसके पहले? आयोडीन सब के ब्रोमीन के बराबर होता है। आयोडीन के पहले ब्रोमीन के ब्रोमीन से बड़ा बाद। लिखते हैं और आयोडीन के छोटा लिखते हैं, आयोडीन छोटा। यस ठीक सर। है। तो आपने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से तो ऑलमोस्ट प्रोटॉन डबल कम हो होते जाते हैं, हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ ज्यादा जाता जो 2/1 हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1 हो जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो आपका ऑलमोस्ट 2 हो जाता है, ठीक है मीनल। और बताइए बेटा। यस सर। और सर क्वेश्चन नंबर 10। बताइए नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ व्हिच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट। बताइए इसमें क्या डाउट है? सर इसमें 3 तो पेयर बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेकंड इज मोर, तो सल्फर की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और Yes, क्लोरीन sir. में, नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन एंड Yes, sir. नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, क्लोरीन प्लस एंड फ्लोरीन प्लस। ये चीज तो मैंने करवाई थी ना आपको, किस तरीके से Yes, याद sir. करवाया था? स्मॉलर बिगर बिगर स्मॉलर, Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा हो तो पॉजिटिव चार्ज आगे रख देते हैं, तो आपका आ जाएगा Yes, sir. फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप देखते हो यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लोरीन का ज्यादा होगा, इसका ज्यादा, और के प्लस सोडियम प्लस में सोडियम प्लस का ज्यादा, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, और बताइए। वैसे यही थे। दिव्यांशु सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है? सर आज आपने जो वो लेटाइस एनर्जी पढ़ाई है उसको हम लोग जब भी कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव में करेंगे या फिर पॉजिटिव में? आपके ये चीज जब कल आप बोन एवर साइकिल यूज करोगे ना तब समझाऊंगा, वहां पे यूजफुल होती है ये वाली चीज समझना कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। राजवीर बताइए बेटा क्या डाउट है? डिफाइन में लिखा है कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है, किस तरीके से होती है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप गैसियस आयंस को अगर आप सॉलिड में ले जा रहे हो तो वो रिलीज होगी, अगर सॉलिड से गैसियस आयंस में ले जा रहे हो तो वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है। राजवीर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर वो सेकंड वाला आपने बताया था ना, एसिड वाला, एसिडिक कैरेक्टर वाला, तो सर वो समझ में नहीं आया सर। कौन सा एसिडिक कैरेक्टर वाला? सेकंड वाला सर, S1 का। अच्छा S1 का सेकंड वाला। हाँ उसमें यूं देखो कि जो भी नॉन मेटल के है ना, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। तो बताओ सीजियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, स्ट्रोंशियम मेटल है, ऐसे करना है। ओके सर। इसके अलावा कोई और डाउट है? हाथ खड़े कीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। पूछिए। तो आपने कहा था कि जो अभी आपने क्वेश्चन बताया उसमें आपने बताया कि पोटेशियम प्लस है और सर सोडियम प्लस है एंड हमारा दूसरा जो है वो पोटेशियम प्लस है। तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आप बताओ किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे अपन लोग? सर डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, सिर्फ सेकंड पीरियड की ज्यादा होती है। सेकंड पीरियड, हाँ सेकंड पीरियड की ज्यादा होगी, तो Na+ की ज्यादा होनी चाहिए K+। तो सेकंड पीरियड की फर्स्ट पीरियड से ज्यादा होती है।
वो आप जो बोल रहे हो ना वो थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से बात कर रहे हो, यस और सर। वहां पर भी केवल पी ब्लॉक वालों को कंसिडर कर, नहीं समझे? यस सर। वहां पर भी केवल पी ब्लॉक वालों के लिए देखते हैं। थर्ड पीरियड ऑफ द पी ब्लॉक इज ग्रेटर देन द सेकंड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो सोडियम प्लस की ज्यादा होगी। हाँ, मैं वो केस नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। आप सोचो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम ऊपर है, उसका जेड इफेक्टिव उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू पोटेशियम। अगर आपने सोडियम प्लस बनाया और पोटेशियम प्लस बनाया, तो आप बताओ कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसकी बिगर साइज होगी, पोटेशियम प्लस की? यस सर। पोटेशियम प्लस की बड़ी साइज होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें शेल नंबर ज्यादा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। यस सर। हम लोग यही तो देखते थे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जनरल ट्रेंड में देखा होगा आप, डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि उनका शेल नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक है सर आपने इसमें ये भी बताया था ना, जैसे अपन के प्लस को इलेक्ट्रोनेगेट सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर के प्लस को आप देखो तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो के का आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर के प्लस से, ठीक है, वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ के होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द के और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम, बताओ दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? मीनल? जैसे सोडियम की। सोडियम की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किसकी ज्यादा होगी? सोडियम। सोडियम। आया समझ में? यस सर। ठीक है, O1 O2 कंप्लीट करके ले आना। और रेस, हाँ बोलिए। जो सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस से तो रिएक्ट कर जाते हैं दोनों से, लेकिन इनको ये खुद कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड में इनको काउंट करेंगे या फिर बेसिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक में काउंट करते हैं, इनका अलग ही क्लास होता है। ठीक है, और सर जो आपने ये ऑक्साइड्स लिखवाए थे ना उसके एग्जांपल, उसमें सर नीचे की साइड जो Mn के साथ पता नहीं वो 7 जोन हो रहा था सर, वो कैसे हुआ? उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन करें तो वो O- थोड़ी छोड़ रहा है, आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात कर रहे हो? कब कहाँ पे करवाया था? ये सर कल के लेक्चर में आपने यहाँ पे फर्स्ट में करवाया था, स्टार्टिंग में एसिड एंड बेसिक नेचर में ऑक्साइड्स की लिखवाए थे सर आपने। तो उसमें नीचे जैसे Mn2O1 है और N2O5 है सर, ये है ना जैसे आपने बताया था कि जो ये होते हैं ऑक्साइड्स वो O- है ना, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट O-, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट O- रिलीज होती है। लेकिन सर इसमें नीचे है ना उनमें Mn2O1 है जैसे इसमें, और ये N2O5 है, तो इनकी सर करी थी तो ये ऑक्सीडेशन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन करते हैं ना, तो ये निकल नहीं रही है। तो सर इसमें फिर आपने पहले ये भी लिखवाया था पहले कि जैसे यहाँ पे जैसे उसकी जैसे ये है नाइट्रोजन, इसकी है ना अपन प्लस -1 भी ले लेते हैं और उसके बाद वो भी ले लेते हैं क्या 7 + 7 + 3 + 5। किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर जैसे ये है ना, जैसे अपना है N2O5, N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5 है, ठीक है। यस सर, जैसे यस सर इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना अपन और देखते हैं -2 सर, इसमें आ नहीं रही है सर, उसमें उससे आएगी। आपने आधे तरीके यूज किए होंगे, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आएगी, चेक करके देख लो। अगर आप इसको देखोगे N2O5 की अगर नाइट्रोजन की +5 लोगे, +5 × 2 × x × 5, तो x = -2 तो आएगी यहाँ। इसमें क्या इशू आ रहा है? सर ये क्लोरीन और Cl2O7 में क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सर Cl2, मतलब जैसे क्लोरीन की जनरली तो अपनी अलग होती है, तो सर कौन सा जनरल अलग होती है पर उसका वेरिएबल भी तो होता है, नहीं होता?
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा चेंज नहीं होती, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होती है जनरली। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, फ्लोरीन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेगा। वो अगर वो अगर एलिमेंटल स्टेट में तो 0 रहेगा, अगर कंपाउंड स्टेट में तो फ्लोरीन हमेशा -1 लेगा। अब ऑक्सीजन जस्ट फ्लोरीन से नीचे है, ठीक है, नहीं समझे? नो सर। जैसे आप ऑक्सीजन को समझो, ऑक्सीजन में आप देखो कि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम है क्या? फ्लोरीन है सर। फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन जनरली अगर फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं बना रहा है, कोई दूसरा कंपाउंड होगा, तो ऑक्सीजन आपको हमेशा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यस सर। तो जो हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप होगा वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जी सर। -1 या -2 मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी -2 ही होगा। यस सर। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही लेते हैं। वहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होगी, ऑक्सीजन की होगी। ओके सर। ये एक्चुअली आप जो बात कर रहे हो ना, जब आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगी ना केमिकल बॉन्डिंग में, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं। सर किसी एलिमेंट पे चार्ज कैसे निकलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट यही तो होता है किसी एलिमेंट पे चार्ज। आपने कैलकुलेट करना तो सीखा, ये वाली चीज। जनरली जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही निकलते हैं बाहर से, नहीं समझे? आप जनरली जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही चार्ज क्रिएट करते हैं। आप खुद सोचो, आपने दिमाग लगाया हो, किसी ने पढ़ाई की होगी, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि सोडियम में एक ही प्लस चार्ज क्यों आता है, मैग्नीशियम में 2 क्यों आ जाता है, एल्यूमिनियम में 3 काहे आ जाता है? बताओ। सर उनके इतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना। उतने ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके। मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो मैग्नीज का, यस सर। क्या होगा? 4s2 3d5, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही 7 है, तो वो +2 +3 +4 +5 सब शो करता है। समझा? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ये जो आपने N2O5 का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें नाइट्रोजन के तो 4 ही बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ प्लस आएगा बेटा अलग से, यहाँ प्लस भी आएगा। 4 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन प्लस भी चलेगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर परसेंट आयनिक कैरेक्टर, अगर परसेंट आयनिक कैरेक्टर की डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा तो सर क्या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो डिसाइड कर सकते हैं? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है शायद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता। सर आपने मतलब परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना सिखाए हैं, लेकिन मुझे पता है कैलकुलेट करना सिखाया है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे कैलकुलेट करा है। मैंने किसी बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताया आपको। दो स्पीशीज के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, 2 एटम्स के बीच में, उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताया मैंने। तो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगी तो ज्यादा चांसेस है कि वो बॉन्ड आयनिक होगा, ज्यादा मतलब ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा। हाँ। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नो सर।